बात कर रहे हैं बेगू किसान आंदोलन की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बेगू जो किसान आंदोलन शुरू हुआ 1921 में शुरू हुआ। उसके पहले हम लोगों ने बिजोली आंदोलन देखा था, बरहड़ किसान आंदोलन देखा था। वैसे ही इस आंदोलन के भी कई कारण थे। हम बेगू किसान आंदोलन के कारणों की हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो लागबाग, बेगार, लगान की ऊंची दरें। लगान की ऊंची दरें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बेगू के किसान काफी तकलीफ में थे, काफी परेशान थे। आखिरकार उन्होंने सोचा हमारी जो परेशानी का जो कारण है वो ठाकुर अनूप सिंह है, आखिरकार हमें अनूप सिंह से मिलना चाहिए। तो होता क्या है कि बेगू के अंदर जो जनजागृति लाने का काम करता है वो कौन करता है? तो हमने बात की बेगू के अंदर जो जन जागृति का जो कार्य किया वो किया राजस्थान सेवा संघ ने। किसने किया? राजस्थान सेवा संघ ने। फिर हम लोग बात करते हैं राजस्थान सेवा संघ के अंदर 3 प्रमुख व्यक्ति थे जिनके नाम हम लोग लिखते हैं। पहला है राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी। फिर हम लोग बात करते हैं विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक। फिर हम लोग बात करते हैं माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। तो होता क्या है कि बेगू के किसानों ने अपना आंदोलन करने का जो नेतृत्व तो पहली बार सौंपा था वो किसको सौंपा था? वो सौंपा था विजय सिंह पथिक को। लेकिन होता क्या है, पथिक जी ने इस बेगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व सौंप दिया वो किसको सौंप दिया? राम नारायण चौधरी को सौंप दिया। तो हम लोगों ने फिर हम लोग बात करते हैं कि सारे के सारे किसान इकट्ठा होते हैं। ये सारे किसान इकट्ठा कहां पर होते हैं? ये होते हैं मैनाल के अंदर, भैरवकुंड पर सारे किसान इकट्ठा होते हैं। और इकट्ठा होने के बाद में इनके बीच में एक समझौता होता है। तो यहाँ समझौता किसके बीच में होगा? राजस्थान सेवा संघ और ठाकुर अनूप सिंह के बीच में क्या होता है? एक समझौता होता है। लेकिन इस समझौते के खिलाफ कौन जाता है? इस समझौते के खिलाफ जाता है ब्रिटिश रेजिडेंट। ब्रिटिश रेजिडेंट और मेवाड़ सरकार। मेवाड़ सरकार मतलब ब्रिटिश रेजिडेंट और मेवाड़ सरकार इस समझौते के खिलाफ ही चले जाते हैं। और इस समझौते को किसकी संज्ञा दी जाती है? बोल्शेविक समझौता। बोल्शेविक समझौता। आखिरकार ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के बीच में जो समझौता होता है उस समझौते को मान्यता नहीं देते हैं और उसके खिलाफ चले जाते हैं। आखिरकार जब राजस्थान के अंदर किसानों की प्रतिक्रिया होने लगती है तो आखिरकार उनकी प्रतिक्रियाओं को कौन छापना शुरू करता है? राजस्थान के अखबार छापना शुरू कर देते हैं। तो आखिरकार ब्रिटिश सरकार क्या करती है कि राजस्थान के अंदर जो समाचार पत्र थे उन पर रोक लगा देती है। समाचार पत्रों पर रोक। तो हम लोग बात करते हैं कौन कौन से समाचार पत्र थे जिन पर रोक लगाई गई। नवीन राजस्थान, प्रताप और केसरी। ये समाचार पत्र ऐसे थे जिन पर रोक लगा दी जाती है। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार एक और काम ये करती है कि मेवाड़ के महाराणा कौन होते हैं? फतेह सिंह होते हैं उस समय। फतेह सिंह को गद्दी से उतारने का षड्यंत्र भी यहां करती है। फतेह सिंह को गद्दी से उतारने का षड्यंत्र भी ब्रिटिश सरकार करती है। जब ये षड्यंत्र यहाँ पर इनका सफल नहीं हो पाता है तो आखिरकार यहाँ पर एक और किसानों की समस्याओं को जानने के लिए एक ट्रेंच आयोग की नियुक्ति की जाती है। आखिरकार हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार ये ट्रेंच आयोग क्या था, इसने ऐसे कौन से काम किए कि राजस्थान के जो किसान थे वापस से भड़क गए और इसके विपरीत चले गए। तो हम लोग बात करते हैं ट्रेंच आयोग की नियुक्ति। आखिरकार ये जो ट्रेंच आयोग की नियुक्ति हुई थी ये किस लिए की गई थी? ये भूमि बंदोबस्त से संबंधित
ये किस लिस्ट से संबंधित था? ये भूमि बंदोबस्त से संबंधित था। अब स्थिति क्या होती है, जब ट्रेंच आयोग की नियुक्ति हो जाती है तो सारे जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, वापस से इकट्ठा होते हैं। और वो कहाँ इकट्ठा होते हैं? इस बार गोविंदपुरा गांव में सारे किसान इकट्ठा होते हैं। तुम बोलते हैं किसानों की सभा। ये किसानों की सभा कहाँ पर होती है? गोविंदपुरा में होती है। कहाँ होती है? आखिर हम लोग बात करते हैं कि किसानों की यहाँ सभा होती है, कहाँ पर होती है? गोविंदपुरा गांव में होती है। और वहां पर 600 किसान इकट्ठा होते हैं। ये 600 जो किसान होते हैं कितने माह से इकट्ठा थे? ये 5 माह से इकट्ठा थे। 5 माह से इकट्ठा थे। अब होता क्या है कि यहाँ पर ट्रेंच को जो पता लगता है कि गोविंदपुरा गांव में इनकी सभा चल रही है, तो यहाँ पर ट्रेंच आता है। कौन आ गया यहाँ पर? ट्रेंच। और ट्रेंच के साथ में कौन आता है? लाला अमृतलाल। ट्रेंच के साथ लाला अमृतलाल आता है। कब आता है? 13 जुलाई 1923 को कहां पे आ जाते हैं? गोविंदपुरा गांव में आ जाते हैं। जब गोविंदपुरा गांव में आ जाते हैं तो यहां पर किसानों से एक ही बात कही जाती है, आपको ट्रेंच के फैसले को मानना होगा। मतलब ट्रेंच के निर्णय को मानना होगा। अगर आप ट्रेंच के निर्णय को नहीं मानते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? तितर बितर हो जाना है। मतलब यहां से इधर उधर हो जाना है, तितर बितर हो जाना है। आखिरकार किसान इसकी ट्रेंच की और लाला अमृतलाल की बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं और गोविंदपुरा गांव में ही डटे रहते हैं। तभी स्थिति क्या होती है? भयानक हो जाती है। और ट्रेंच ने आदेश दिया। क्या आदेश दिया? आदेश दिया गोलीबारी करने का। किसका आदेश दिया? गोलीबारी करने का आदेश दिया। अब गोलीबारी में क्या होता है? यहाँ पर प्रतिक्रिया क्या होती है? 2 किसान शहीद हो जाते हैं। 2 किसान शहीद हो जाते हैं। क्या नाम था उनका? एक का नाम था रूपा जी और दूसरे का नाम था कृपा जी। मतलब यहां पर रूपा जी और कृपा जी क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। इसके अलावा 500 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 500 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके अलावा महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार। अब स्थिति क्या होती है? जब यहाँ पर महिलाओं के साथ में अमानवीय व्यवहार किया जाता है तो स्थिति लगातार बदल सी जाती है। और ये आंदोलन जो था वो धीरे धीरे मंद पड़ गया। मतलब धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। अब यहाँ होता क्या है? इस आंदोलन का जो नेतृत्व संभाला वो किसने संभाला? वो विजय सिंह ने संभाला। तो हम लोग बात करते हैं आंदोलन का जो नेतृत्व संभाला, ये नेतृत्व किसने संभाला? ये विजय सिंह पथिक ने संभाला। आंदोलन का नेतृत्व अब किसके हाथ में आ गया? विजय सिंह पथिक के हाथ में आंदोलन का नेतृत्व आ गया। अभी छुपते हुए विजय सिंह पथिक इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। तभी अचानक क्या होता है कि 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक को क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करके इनको जेल में भेज दिया जाता है। जब ये आंदोलन धीरे धीरे मंद सा पड़ गया तो बाद में जाकर ब्रिटिश सरकार आखिरकार झुकती है और कुछ किसानों की समस्याओं को दूर करती है। और आखिरकार जो उनके 53 लागतें थी, 53 लागतें थी, उनमें से 34 लागतें कम कर देती है। लागतें कम कर देती है और फिर ये आंदोलन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।